Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study another topic of electromagnetic induction. Let's watch. Today we are going to study what is a transformer, what is its principle and working, how the change in magnetic flux can induce the EMF in primary as well as in the secondary coil of the transformer. Moreover, we are going to study that there are the two main types of the transformer we use in our daily life, step up and step down transformer, and how these types of transformer helps us to increase or decrease the voltage with respect to the required voltage of different appliances we use in our daily life. Now let's study all these things in detail. Today we are going to study the last topic of this electromagnetic induction, that is transformer. First of all, we will discuss its definition, that what is a transformer. A transformer is an electrical device which is used to change a given alternating EMF into a larger or smaller alternating EMF. इसका मतलब है जो भी वोल्टेज आपको मिलेगी, जैसे आपको हाउस होल्ड में 240 या 220 वोल्ट्स मिलते हैं, तो आप किस तरह से उस वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं या फिर स्मॉलर अल्टरनेटिंग EMF यानी स्मॉलर वोल्टेज में, क्योंकि घरों में जो आपको वोल्टेज मिलती है आप उसको हमेशा स्टेप डाउन करके अपने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो आपके पास हैं घरों में उनमें यूज़ करते हैं. ठीक है, तो किस तरह से आपको अपनी गिवन जो EMF है अल्टरनेटिंग EMF आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लार्जर अल्टरनेटिंग EMF भी बना सकते हैं और स्मॉलर अल्टरनेटिंग EMF भी बना सकते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस ट्रांसफार्मर इज़ वेरी नेसेसरी. ठीक है, इन आवर डेली अप्लायंसेज विच वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, उनके लिए ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. सो दिस इज़ द डेफिनेशन, ये आप मार्क कर लें यहाँ से लेके ये फर्स्ट टू लाइन्स. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स. दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफार्मर. ये किसके ऊपर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. हमने इस चैप्टर में म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज अ म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन वो होता है जिसमें टू कॉइल्स होते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल होता है, और किस तरह से चेंज इन करंट या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि जब करंट चेंज करते हैं प्राइमरी कॉइल में तो उसकी वजह से जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वजह से जो EMF और करंट इंड्यूस होती है इन द सेकेंडरी कॉइल, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते थे. तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स. उसके बाद अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन देखेंगे कि ये इसकी किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं. In principle, the transformer consists of the two coils of copper electrically insulated from each other, wound on the same iron core. ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है वो टू कॉइल्स के ऊपर डिपेंड करता है. कॉपर कॉइल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, यानी बीच में उनके कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं यूज़ होता, बीच में से वो एक दूसरे से इन कंटैक्ट नहीं होते, और उनको आप आयरन कोर के ऊपर जो है वो वाउंड किया होता है, आपने उसको लपेटा होता है उन दो तारों को. द कॉयल टू विच AC पावर इज सप्लाइड इज कॉल्ड अ प्राइमरी एंड दैट फ्रॉम विच आउटपुट, यानी जो आउटपुट पावर आप जिससे लेते हैं फ्रॉम द सर्किट इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉयल. जैसे कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके ये आयरन कोर है, बीच में इंसुलेटेड है, यानी ये दोनों जो इसके टर्मिनल्स हैं ये आपस में इन कंटैक्ट, जो कॉइल्स हैं ये इन कंटैक्ट नहीं है. ये जो साइड है ये आपका प्राइमरी कॉइल है और ये जो साइड है ये आपकी सेकेंडरी कॉइल, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ द प्राइमरी, और ये जो इसकी टर्न है ये आपकी सेकेंडरी कॉइल को शो करता है. इनपुट जो है वो आप प्राइमरी कॉइल के थ्रू देते हैं और जो आउटपुट है आपका वो आप सेकेंडरी कॉइल के थ्रू जो है वो लेते हैं. ठीक है, अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अब दो तरह के ट्रांसफार्मर हैं, इनको अभी हम इन डिटेल पढ़ेंगे. एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा जो है आपका ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अब हम देखेंगे कि ये जो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स हम देख रहे हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं. It should be noted that there is no electrical connection between the two coils, but they are magnetically linked. जैसे कि मैंने आपको इन पिक्चर्स में दिखाया, आप देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कोई भी आपस में कोई वायर किसी भी तरीके से वो आपस में इन कंटैक्ट नहीं है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, लेकिन ये आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो वो चीज़ वो आपको यहाँ पे करें. सपोज दैट एन अल्टरनेटिंग EMF इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, यानी अगर आप एक अल्टरनेटिंग EMF प्राइमरी कॉइल को जो इनपुट दे रहे हैं अगर वो आपकी अल्टरनेटिंग EMF है, तो फिर इफ़ एट सम इंस्टेंट t यानी किसी टाइम t के ऊपर द फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा t, देन देयर विल बी अ
बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी। ये वही कब बात है जो आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आपने देखा था कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है और किसी टाइम टी के लिहाज से वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी, तो बैक ईएमएफ इंड्यूस होती है इन द प्राइमरी विच विल अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल है वो बैक ईएमएफ को इंड्यूस करता है, और वो जो बैक ईएमएफ होगी वो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस होगी अपोज करेगी अप्लाइड वोल्टेज को। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन। ये जो है ये वही इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मिली है, और फैराडे लॉ ने भी यही कहा था कि वो जो आपकी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या काज करती है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है ना। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है ई दैट शुड बी इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये रिलेशन आपने वहाँ पे पढ़ी थी। और अब यहाँ पे पी की बात हो रही है तो नंबर प्राइमरी की बात करें ना, हम कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है प्राइमरी कॉइल में वो बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा प्राइमरी के अंदर, ठीक है ना, तो जो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करेगा। तो ये प्राइमरी के लिए आपने इस रिलेशन को लिख लिया। आपकी जो फैराडे लॉ है उसे आपने एक दफ़ा प्राइमरी के लिए लिखा है, और इस तरह से इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल देन द बैक ईएमएफ इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड वोल्टेज। ये वो रिलेशन है जब आप ये बता सकते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो इक्वल और ऑपोजिट है आपकी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के। ये जो आपने ऊपर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला लिखा था, आप इस फार्मूला को दोबारा लिख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ, तो ये पॉजिटिव आ जाएगी ना। जो अप्लाइड वोल्टेज है आपकी वीपी वो वही वोल्टेज, और वीपी का मतलब है कि अप्लाइड वोल्टेज थ्रू प्राइमरी कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल में अप्लाइड वोल्टेज है चूंकि आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ विद नेगेटिव साइन है, तो हम कह रहे हैं कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट है आपकी अप्लाइड वोल्टेज थ्रू प्राइमरी के। इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, और इसका रिलेशन भी यही होगा। सो वीपी इज द अप्लाइड वोल्टेज थ्रू प्राइमरी कॉइल विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ दिस बैक ईएमएफ। और जब आप नेगेटिव ऑफ दिस बैक ईएमएफ करेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ आ जाएगी रिलेशन। सो दिस इज एन पी डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन इसलिए आया क्योंकि हमने कहा ये दोनों वोल्टेज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये तो होती ही नेगेटिव साइन क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और ये अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करती है। तो आप जो अप्लाइड वोल्टेज है थ्रू प्राइमरी कॉइल उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख सकते हैं। बाकी रिलेशन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, बट जो साइंस है इन दोनों के वो ऑपोजिट है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर अप्लाइड वोल्टेज क्लॉकवाइज है आपकी तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट्स वाई इनके साइंस ऑपोजिट है, यानी डायरेक्शन इन दोनों की ऑपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स आर द सेम। अच्छा, एक जो डिफरेंस है इसको आपने देखा होगा कि वो ये कि हमने जब म्यूचुअल इंडक्शन का देखा था, ये बेस करता है ना, हम कह रहे हैं कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बेस करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी आपने ऊपर देखा इसके वर्किंग प्रिंसिपल में। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन में हमने देखा था कि जो चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल होती थी वो ईएमएफ को और करंट को इंड्यूस करती थी इन द सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों कॉइल्स में, प्राइमरी कॉइल में भी आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी और सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। और प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो प्राइमरी कॉइल की अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और जो सेकेंडरी कॉइल की इंड्यूस ईएमएफ होगी वो सेकेंडरी कॉइल की अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो अब ये जो बेसिक एक फर्क आ रहा है कि प्राइमरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है और सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ अब हो रही है, ठीक है ना, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ये देखा हमने। और ये जो इंड्यूस ईएमएफ इन द प्राइमरी कॉइल है ये उसकी अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। सिमिलरली सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सेकेंडरी कॉइल की अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। ये जो वीएस आप लिख रहे हैं, वीएस इज द अप्लाइड वोल्टेज थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। और इसकी किस तरह से रिलेशन लिखेंगे, एन पी की जगह अब आप एन एस लिख सकते हैं और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से होगा अब सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ होगी। इंड्यूस ईएमएफ चाहे प्राइमरी कॉइल में हो चाहे सेकेंडरी कॉइल में हो, वो दोनों नेगेटिव साइन के साथ होती हैं। लेकिन ये जो आपकी वीपी और वीएस है ये दोनों अप्लाइड वोल्टेज हैं। अप्लाइड वोल्टेज जो प्राइमरी कॉइल की होगी वो भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, और जो अप्लाइड वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल की वो भी पॉजिटिव साइन के साथ होगी। मैंने आपके इसका रीजन बताया, क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ के नेगेटिव साइन के साथ, यानी उसका नेगेटिव लेने से आती है। तो बैक ईएमएफ ऑलरेडी आपकी नेगेटिव साइन के साथ होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना इसमें। दैट्स वाई आपकी जो प्राइमरी कॉइल की जो अप्लाइड वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव है, और जो अप्लाइड वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल की है वो भी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। सो वीएस इज इक्वल टू एन एस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब ये आपने प्राइमरी कॉइल की इंड्यूस ईएमएफ उसकी अप्लाइड वोल्टेज
और फिर सेकेंडरी कॉइल की जो इंड्यूस ईएमएफ है और उसकी वजह से उसकी जो अप्लाइड वोल्टेज है ये रिलेशन है। अब आपके पास वीपी भी आ गया और वीएस भी आ गया। एज्यूमिंग द फ्लक्स टू द प्राइमरी ऑल्सो passes through the secondary, that is the two coils are tightly coupled, the rate of change of the magnetic flux in the secondary will also be delta phi by delta t, and the magnitude of the induced EMF across the secondary is given by, यानी सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जैसे आपने ये रिलेशन लिखी है ना प्राइमरी के लिए, आप इसको सेकेंडरी में भी लिख सकते थे। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो लिखी थी आपने, ये ईपी थी ना, यानी थ्रू प्राइमरी कॉइल। इसी तरीके से जो कि आपने ये लिखी है माइनस एन पी डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, इसी तरह से जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल है वो आप लिख सकते हैं कि वो आपकी होगी माइनस एन एस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा था इन द प्राइमरी कॉइल, वही चेंज इन द सेकेंडरी कॉइल भी आएगा, और उसकी वजह से इस इंड्यूस ईएमएफ जो कि नेगेटिव साइन है, जब आप इसका अगेन नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव के साथ आ जाएगी ना। सो योर अप्लाइड वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल विल बी वीएस इज इक्वल टू एनएस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, वेयर एनएस इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। एनपी जो है वो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है, और एनएस जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल को शो कर रहा है। ठीक है, अब आप इन दोनों की रेशो ले लें। डिवाइड इक्वेशन ये जो आपकी 15.30 है बाय 15.31, तो या 15.31 बाय 15.30 आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन 15.31 को 15.30 से, तो वी एस ओवर वी पी आप निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। सो यू कैन गेट दिस रिलेशन वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, क्योंकि ये डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी तो दोनों में एक जैसा था ना, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब आप रेशो लेंगे डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास वी एस ओवर वी पी शुड बी इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 15.32। ठीक है, यहाँ से अब आप डिफाइन कर सकते हैं आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर को और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। अब आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में वो कम है, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल वो आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज है। इसका मतलब है इस वक्त इस सिचुएशन में ये जो आपका ट्रांसफार्मर है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। और जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्यों? क्योंकि जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं उसी की वोल्टेज भी ज्यादा होती है। यानी इन दिस सिचुएशन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी ना, सो वीएस इज ग्रेटर देन वीपी। ठीक है, वीएस क्यों ग्रेटर है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी सेकेंडरी की जो आउटपुट की वोल्टेज है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इनपुट, क्योंकि आउटपुट के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू द इनपुट। दैट्स वाई जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है उसकी वोल्टेज भी ग्रेटर होगी। सो एज एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, दैट्स वाई वीएस इज ऑल्सो ग्रेटर देन वीपी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या जैसे मैं कह रही हूँ एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम बात है, चाहे आप इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें। सो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। दैट्स वाई जो सेकेंडरी की वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज, एंड दिस टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। वेयर एज अगर आप दूसरी सिचुएशन देखें, अब आपको नजर आ रहा है कि आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, वेयर एज इनपुट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यानी आप इसको कह सकते हैं कि एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, ये सिचुएशन अब बन रही, यानी प्राइमरी यानी इनपुट पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है एज कम्पेयर टू द आउटपुट। सो एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, दैट्स वाई वीपी इज ग्रेटर देन वीएस। और जब ये सिचुएशन आएगी कि आउटपुट पे नंबर ऑफ टर्न्स चूंकि कम है तो आउटपुट की वोल्टेज भी कम है, दैट्स दिस टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको हम कहते हैं स्टेप डाउन, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज अब आपकी कम हो गई है। जो आप इनपुट पे दे रहे हैं वो आपकी प्राइमरी वोल्टेज है वीपी, और उसके प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स एनपी की वजह से। इसी तरह जो सेकेंडरी पे आप ले रहे हैं चीज़ें, वो आपकी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स एनएस की वजह से होगा, एंड आउटपुट पे जो वोल्टेज मिलेगी वो वीएस होती है। ठीक है, और अगर वीएस वीपी से बड़ी है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स इन द एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, तो वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और अगर आपके आउटपुट की वोल्टेज कम है क्योंकि आउटपुट के नंबर ऑफ टर्न्स कम है ना एज कम्पेयर टू द इनपुट, आउटपुट के नंबर ऑफ टर्न्स अगर इनपुट के मुकाबले में कम है तो इसका मतलब है आउटपुट की वोल्टेज भी कम होगी एज कम्पेयर टू द इनपुट वोल्टेज, एंड दैट दिस टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड दैट इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इस तरह की जो टाइप है ट्रांसफार्मर की उसको हम स्टेप, तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। घरों में जो आपको मेन वोल्टेज आती है 240 वोल्ट या 220 वोल्ट की, हमेशा हम उसे स्टेप डाउन करके ही यूज़ करते हैं अपने घरों में। डिफरेंट अप्लायंसेज है, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उन सब में आपकी स्टेप डाउन करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आपको 240 वोल्ट जो है वो आपको दे सप्लाई कर रहे हैं, पीछे से सप्लाई वोल्टेज आ रही है, और अगर आप उस पर 1000 वोल्ट की कोई चीज़ चला लेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो इनपुट वोल्टेज है आपका आउटपुट हमेशा
उससे कम होना चाहिए, यानी आप उसको स्टेप डाउन करके ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेप डाउन करके आपने अगर एक बल्ब चलाना है तो एक नॉर्मल बल्ब जो है वो 12 वोल्ट का होता है। ठीक है, इस तरह आपने एसी चलाना है या आपने फ्रिज चलानी है या आपने उस पर टीवी चलाना है, तो डिफरेंट अप्लाइंसेस को आप जब यूज़ करेंगे तो स्टेप डाउन जो 240 वोल्ट या 220 वोल्ट है आपका, उसको आप स्टेप डाउन करके फिर आप अपने घरों की अप्लाइंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हर जगह ट्रांसफार्मर की अहमियत है। इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर्स में भी, जहाँ पे मेन पावर जनरेशन पावर हाउसेज में जहाँ पावर जनरेट हो रही है वहाँ पे भी इसकी अहमियत है। उसके बाद अगर आप देखें तो जब मेन पावर लाइन से गुजर के आनी है इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का काम है। फिर आगे जब आपके स्ट्रीट्स में हर घर को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर का काम है। फिर आपके घरों के अंदर जब हर अप्लायंस में उसको यूज़ करना है तो वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में और इलेक्ट्रिसिटी यूजेज के लिए। ठीक है, हमारे ये ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये सारा कुछ लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी के वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द एनपी, दैट्स वाई इसकी जो वोल्टेज वीएस इज ग्रेटर देन वीपी। सच अ ट्रांसफार्मर इन विच द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये मैंने आपको बता दिया इसमें। सिमिलरली इफ एनएस इज लेस देन एनपी, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, देन इट्स वोल्टेज यानी वीएस इज ऑल्सो लेस देन वीपी। सच अ ट्रांसफार्मर इन विच द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज लेस देन द प्राइमरी वोल्टेज इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये आप दोनों हेडिंग्स बना के स्टेप अप ट्रांसफार्मर को और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है यहाँ से इफ़ एन एस इज़ ग्रेटर देन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इन दोनों को आप अलग अलग हेडिंग्स देके और इनकी डायग्राम्स के साथ आप इसको लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। उसके बाद इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इलेक्ट्रिकल पावर इन द ट्रांसफार्मर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इट्स प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल बाय द मीन्स ऑफ द चेंजिंग फ्लक्स, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्वल होती है। ठीक है, वैसे एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि इनपुट आउटपुट के इक्वल हो, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर इज इन द प्राइमरी इज नियरली इक्वल टू द पावर आउटपुट। ठीक है, फ्रॉम द सेकेंडरी। तो ये पावर इनपुट शुड बी इक्वल टू द पावर आउटपुट। प्राइमरी की जो पावर इनपुट है वीपी आईपी, पावर का 3 फार्मूलाज मैंने आपको बताए थे, हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़े। देयर आर द 3 फार्मूलाज टू कैलकुलेट द पावर। एक हमने वीआई कैलकुलेट किया था, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। दूसरा जो फार्मूला हमने निकाला था इसका वो क्या था, आई स्क्वेयर आर। और तीसरा फार्मूला जो हमने इसका पढ़ा था पावर का वो था वी स्क्वेयर ओवर आर। तो ये तीनों फार्मूलाज आप पावर के यूज़ कर सकते हैं। हमने लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट लेक्चर्स में ये तीनों इन डिटेल पढ़े थे कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला इसका वोल्टेज इनटू करंट वाला यूज़ करें। सो इनपुट पावर शुड बी इक्वल टू द आउटपुट पावर। सो वीपी आईपी जो इनपुट पावर को शो करी है दैट शुड बी इक्वल टू वी एस आई एस, वेयर वीपी इज द प्राइमरी वोल्टेज एंड आईपी इज द प्राइमरी करंट एंड वी एस आई एस इज द सेकेंडरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी करंट। अब अगर आप इसको ज़रा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये करंट इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, इधर डिवाइड हो जाएगा जाके, और ये वोल्टेज इधर आके। सो यू कैन, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रीअरेंज करने के बाद आप लिख सकते हैं कि वी एस ओवर वी पी, अगर वी पी को इधर ले जाएं, दैट शुड बी इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। अब इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है, इस रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि वोल्टेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट्स, यानी सेकेंडरी की वोल्टेज और उसकी जो करंट है दे आर इन्वर्स रिलेटेड। इसका मतलब है अगर सेकेंडरी की करंट ज़्यादा है तो उसकी वोल्टेज कम होगी, और वाइस वर्सा, यानी अगर उसकी वोल्टेज ज़्यादा है सेकेंडरी की तो उसकी करंट कम होगी, और प्राइमरी की अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी तो उसकी करंट कम होगी, या प्राइमरी की अगर वोल्टेज कम होगी तो उसकी करंट ज़्यादा होगी। सो दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, देयर इज एन इन्वर्स रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये रिलेशन आपको ये शो कर रही है। आई पी इज द करंट इन द प्राइमरी एंड आई एस इज द सेकेंडरी करंट। द करंट्स आर दस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस। देयरफॉर इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज रेज्ड द वैल्यू ऑफ द करंट इज रिड्यूस्ड। इसका मतलब है कि जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम कह रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं जिसकी वोल्टेज जो है वो ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी। इसका मतलब है उसकी करंट कम होगी। अगर उसकी वोल्टेज ज़्यादा है दैट्स वाई उसकी करंट जो है वो, वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट्स यूज इन द इलेक्ट्रिकल सप्लाई नेटवर्क वेयर द ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज द वोल्टेज एंड रिड्यूसेज द करंट सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज। बहुत दूर दूर से आपको पता है पावर लाइन्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही होती है वो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मिल रही होती है, विदाउट मच पावर लॉस, जिसकी वजह से पावर लॉस जो है वो कम से कम होता है। यानी अगर आप वहाँ से स्टेप अप करके लेके आएंगे, वोल्टेज बढ़ा के लेकर आएंगे ना, अपनी जो आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा करके लेके आएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करके, तो उस वक्त उसकी करंट कम से कम फ्लो करेगी।
ताकि उसका पावर लॉस कम हो। तो यही वो प्रिंसिपल है, जो अगर वोल्टेज कम करके लेके आ रहे होंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। तो ये वही प्रिंसिपल है जो आप इन ट्रांसफार्मर में इंक्रीज़ अगर वोल्टेज लेके आते हैं तो करंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है और फिर वो ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। यानी आप शुरू से उसे स्टेप अप अगर करके लेके आ रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस आपने उसको लेके जाना है ना, तो करंट आप स्टेप अप के लिए अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट कम होगी और फिर आप उसे दूर तक पावर लाइंस के थ्रू जो है पावर लॉस कम से कम हो जाएगी और आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज़ कर सकते हैं, करंट को लेके जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर लाइंस। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। व्हेन करंट आई पासेस थ्रू द रेजिस्टेंस आर, द पावर लॉस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट इज आई स्क्वायर आर। ये मैंने आपको 3 फार्मूलाज बताए हैं ना, कि अगर आप ये देखें कि करंट आई पास कर रही है रेजिस्टेंस आर के थ्रू, तो फिर ये पावर का फार्मूला जो है ये आई स्क्वायर आर वाला भी आप इसमें देख सकते हैं। सो पावर लॉस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट जो है वो ये हो जाता है आई स्क्वायर आर के बराबर। ये हीटिंग इफेक्ट की पावर लॉस, कि किस तरह से पावर लॉस ट्रांसमिशन लाइंस में, जब हीटिंग इफेक्ट ट्रांसमिशन लाइंस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं क्योंकि कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रही है, तो उसके वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो तब जो पावर लॉस होती है वो आई स्क्वायर आर के बराबर होती है, इसके बराबर। ये जो मैंने सेकंड आपको फार्मूला बताया। सपोज आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं पावर लाइन को, वो तार जो आप बिजली की तारें जिनको कहते हैं, जिनसे करंट जो है वो फ्लो कर रही होती है। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस, इस पावर लॉस को कम करने के लिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द आर। आप आर को तो कम नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस आपको पता है, जितनी लंबी वायर आप यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। आपने वो रिलेशन पढ़ा ना कि आर जो आपका रेजिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द एरिया। यानी अगर आप लेंथ उसकी इंक्रीज करते जाते हैं, तार जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो आप आर को तो रिड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ द थिक कॉपर वायर विच बिकम्स हाईली अनइकोनॉमेबल, क्योंकि ये थिक कॉपर वायर की बनी होती है और इसका रेजिस्टेंस आप डिक्रीज नहीं कर सकते। द पर्पज इज वेल सर्व्ड बाय रिड्यूसिंग आई। तो फिर आप करंट को रिड्यूस कर सकते हैं, और आपने अभी देखा कि करंट को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। टू रिड्यूस द करंट आप वोल्टेज स्टेप अप कर लें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब यूज़ करेंगे तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी और करंट रिड्यूस हो जाएगी, तो पावर लॉस भी कम होगा। एट द जनरेटिंग पावर स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप्ड अप टू सेवरल थाउजेंड ऑफ वोल्ट्स एंड पावर इज ट्रांसमिटेड एट लो करंट टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस। जब जनरेटिंग पावर स्टेशन जो मेन आपका है ना, उसमें आप वोल्टेज को बेसिकली स्टेप अप करके सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स तक आप उसको स्टेप अप कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि करंट उसकी मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम करंट फ्लो करती है और पावर जो उसकी होती है, पावर ट्रांसमिट होती है वो लो करंट्स के साथ होती है और उसमें पावर लॉस भी फिर कम से कम होता है और आप उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक आसानी से लेके जा सकते हैं विदाउट मच पावर लॉस। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देन डिक्रीजेज द वोल्टेज टू द सेफ वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइन। जब जहाँ पे आपकी वो पावर लाइन खत्म होती है आप उस पर स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन जो है वो जो वोल्टेज पहले बहुत ज़्यादा थी, सेवरल वोल्ट्स, आप उसको स्टेप डाउन कर देगी और वेयर द डिक्रीजेज द वोल्टेज टू द सेफ वैल्यू। सेफ वैल्यू यानी आप थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स के बजाय वो जो 240 वोल्ट आपके घरों में आ रही है वो उतनी ही आपको देगी ना स्टेप डाउन करने के बाद। पहले वो स्टेप अप थी ताकि पावर लॉस कम हो, उसके बाद आप उसे स्टेप डाउन कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप डाउन क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको सेफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिले। ये ना हो कि 1000 वोल्ट्स अगर आपके घर में आ गई तो फिर तो आपका सारा सिस्टम बर्न आउट हो जाएगा ना, तो आपको 240 वोल्ट ही मिले। तो दैट्स वाई वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपकी स्ट्रीट्स में, आपकी गलियों में जो लगे होते हैं वो किस लिए लगे होते हैं? ताकि वो जो थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स पीछे से आ रही है वोल्टेज, उसको स्टेप डाउन करके आपको आगे से सप्लाई किया जा सके to a safe value at the end of the line where the consumer of the electric power is located. ठीक है, तो inside a house a transformer may be used to step down the voltage from 250 volts to 9 volts. 250 भी होते हैं समटाइम्स, 240 वोल्ट्स या 220 वोल्ट्स तक भी वो वैल्यू होती है जो आपको घरों में मिलती है। आपने अगर उसमें एक छोटा सा कोई बल्ब चलाना है 9 वोल्ट का, तो फिर आप उसको ज़्यादातर जो अप्लायंसेस घरों में यूज़ करते हैं उसको स्टेप डाउन करके ही यूज़ करते हैं फॉर रिंगिंग बेल। अब ये 9 वोल्ट जो है वो एक छोटे बल्ब के लिए भी हो सकता है या फिर एक रिंगिंग बेल यानी बेल जो आपके घरों में लगी होती है, डोर बेल, उसके लिए भी ये 9 वोल्ट चाहिए। तो फिर आप उस 240 जो या 250 वोल्ट है आपके, उसको स्टेप डाउन करके 9 वोल्ट यूज़ करेंगे ना। और ऑपरेटिंग का ट्रांजिस्टर रेडियो, अगर आपने उससे एक रेडियो ऑपरेट कराना है तो वो भी 9 वोल्ट से ऑपरेट हो जाता है। तो फिर आप उधर स्टेप डाउन ज़्यादातर यूज़ करते हैं घरों के अंदर। ट्रांसफार्मर्स विद सेवरल सेकेंडरीज आर यूज्ड इन टेलीविजन। टेलीविजन के अंदर बहुत सेवरल सेकेंडरीज के साथ ट्रांसफार्मर्स आप यूज़ करते हैं, रेडियो रिसीवर्स में यूज़ करते हैं। और वेयर सेवरल डिफरेंट वोल्टेजेस आर रिक्वायर्ड, आपको टेलीविजन के लिए, रेडियो के लिए डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होती है, तो फिर उसमें जो सेकेंडरीज होती हैं यानी जो सेकेंडरी कॉइल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आप उनको उनके हिसाब से जो स्टेप डाउन जो है वो उनकी रिक्वायर्ड वोल्टेज के हिसाब से स्टेप डाउन कर लेते हैं। तो टेलीविजन में और रेडियो रिसीवर्स में सेवरल डिफरेंट वोल्टेजेस रिक्वायर्ड हैं, इसलिए वहाँ पे सेवरल सेकेंडरी कॉइल्स जो हैं वो अटैच होते हैं उसके साथ।
ओनली इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द आउटपुट पावर इज नियरली इक्वल टू द इनपुट। ये भी बात की है कि आउटपुट पावर इनपुट पावर के सिर्फ कब बराबर होती है, सिर्फ आइडियल ट्रांसफार्मर में। बट इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर दिस इज नॉट द केस, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। द आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट ड्यू टू द पावर लॉसेज। आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होता है। देयर आर द टू मेन काजेज ऑफ द पावर लॉस। दो मेन काजेज हैं पावर लॉस के। एक तो एडी करंट्स, ये मैंने आपको पहले बताया कि एडी करंट्स जो है वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से या बैक ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से वो जो इंड्यूस्ड करंट्स प्रोड्यूस होती हैं वो आपकी एडी करंट्स हैं। और मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस अभी आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो इन डिटेल पढ़ेंगे कि वो मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से वो इस तरह का एक लूप बन जाता है, उसको आप मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस कहते हैं। ठीक है, ये एक आपका हिस्टेरिसिस लूप है। अब ये हिस्टेरिसिस इसकी वजह से, ये इसको अभी हम इस हिस्टेरिसिस लूप को, ये जो मैंने आपको दिखाया है, दिस इज अ ये आपका हिस्टेरिसिस लूप है। तो इसको हम देखेंगे कि मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से ये जो एक पावर लॉस आता है किसी भी वायर के, वो एक लॉस होता है। और एडी करंट्स, अभी आप सिर्फ इसको ये देख सकते हैं कि मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस इज ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ वायर, और एडी करंट्स जो है वो इंड्यूस्ड करंट्स को कह रहे हैं। तो ये मेन दो काजेज हैं जो पावर लॉस के लिए वो जो आपकी पावर है मेन लाइन से उनको लॉस कराते हैं। इन ऑर्डर टू इनहेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर आर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाएं तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स जो है ट्रांसफार्मर के, वो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर आप उनको वाउंड करते हैं, यानी लपेटते हैं उसकी तार को। और द फ्लक्स जनरेटेड बाय द कॉइल्स आल्सो पासिस थ्रू द कोर, और वो जो फ्लक्स उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आता है वो उन कॉइल्स में वो पास करता है कोर से। एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू द सॉलिड कंडक्टर इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप। इन इंड्यूस्ड करंट्स को, वो जो इंड्यूस्ड करंट्स उसके अंदर आती हैं, ये इनको हम एडी करंट्स कहते हैं, आर सेट अप इन अ क्लोज्ड पार्ट्स इन द बॉडी of a conductor. These induced currents are set up in a direction perpendicular to the flux are known as eddy currents. तो ये आप इसकी डेफिनेशन, एडी करंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत दफ़ा पेपर्स में आई है। व्हाट आर एडी करंट्स, तो ये आप यहाँ से स्टार्ट करके इसको यहाँ से एडी करंट्स, ये एज द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप इन अ क्लोज्ड पार्ट्स इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। दीज इंड्यूस्ड करंट्स आर सेट अप इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स आती हैं एंड दैट आर नोन एज एडी करंट्स। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसको अलग से इस क्वेश्चन में जब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो ये हेडिंग्स आप अलग से देंगे, एडी करंट्स की, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, एडी करंट्स की, हिस्टेरिसिस लॉस की, एफिशिएंसी की, ये सारी आप अलग से हेडिंग्स देंगे। इट रिजल्ट्स इन द पावर डेसिपेशन एंड हीटिंग ऑफ द कोर मटेरियल। इससे आपकी पावर लॉस होगी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द पावर लॉस ड्यू टू द फ्लो ऑफ दीज करंट्स द कोर इज लैमिनेटेड विद इंसुलेशन इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लैमिनेशन विच स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द एडी करंट्स। हमारी कोशिश होती है कि इसको आप लैमिनेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लैमिनेट करते हैं कोर को ना, ठीक है। लैमिनेशन क्यों करते हैं? इंसुलेटेड करते हैं इनको आपस में, कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स जो है वो आपस में इंसुलेटेड रहें, यानी इनका आपस में जो है वो कंटेक्ट ना हो किसी तरह से, ताकि पावर लॉस कम हो। और कोर को भी लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट करने का मतलब है कि आप जैसे वायर्स हैं आपकी जिनके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, उन वायर्स के ऊपर भी प्लास्टिक कोटिंग की जाती है, उनको इंसुलेट कराया जाता है ताकि कम से कम जो है वो आपकी पावर लॉस हो। तो इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लैमिनेशन विच स्टॉप फ्लो ऑफ द एडी करंट्स कम से कम हो, इंड्यूस्ड करंट्स कम से कम हो। इसमें इंड्यूस्ड करंट्स या एडी करंट्स आपको कहते हैं, और उसकी वजह से प्रोड्यूस कराते हैं और उसकी वजह से आपकी पावर लॉस होती है। अब आ जाए नेक्स्ट, जो दूसरा लॉस है वो कौन सा है? हिस्टेरिसिस लॉस, जिसके बारे में मैंने पीछे बात की कि हिस्टेरिसिस लॉस इज द एनर्जी, ये अब इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। व्हाट इज हिस्टेरिसिस लॉस? हिस्टेरिसिस लॉस इज द एनर्जी एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब है जो खर्च हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर मटेरियल इन ईच साइकिल ऑफ द एसी। उसकी मैग्नेटाइजेशन में और डीमैग्नेटाइजेशन में वो जो एनर्जी ज़ाया हो जाती है वो आपका हिस्टेरिसिस लॉस है। जैसे बिजली कभी कम आती है कभी ज़्यादा आती है, तो आपकी वायर्स जब या एक दफ़ा लाइट चली जाती है और फिर लाइट आती है, तो वो जो ऑन ऑफ के दरमियान में एक दफ़ा मैग्नेटाइजेशन होती है वायर्स की, एक दफ़ा डीमैग्नेटाइजेशन होती है, उससे भी क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन, इसको आप अलग से इसमें लिखेंगे सब हेडिंग देके। ड्यू टू दिस पावर लॉसेज अ ट्रांसफार्मर इज फार फ्रॉम बीइंग एन आइडियल। इसलिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में सोच नहीं सकते इन सारी पावर लॉसेज के होते हुए। हीटिंग इफेक्ट है, एडी करंट्स है, हिस्टेरिसिस लॉस है, तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर सकते। इट्स आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन द इनपुट पावर। तो आपका जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर है इसकी आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से लेस होगी। द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इस तरह से आप उसको डिफाइन करेंगे, ई इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आप क्यों करें? ताकि आप इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर सके। तो ये आप एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, इसकी हेडिंग देके ये आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ये पैराग्राफ, ड्यू टू दीज पावर लॉसेस यहाँ तक।
ये आप किसके लिए करें, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं, सब हेडिंग। उसके बाद वेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, किस तरीके से एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर आप इंक्रीज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी केयर शुड बी एक्सरसाइज टू मिनिमाइज ऑल द पावर लॉसेज। आप क्या कर सकते हैं एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, पावर लॉस कम से कम कराएं। फॉर एग्जाम्पल अ कोर शुड बी असेंबल्ड फ्रॉम द लैमिनेटेड शीट्स ऑफ द मटेरियल हुज हिस्टेरेसिस लूप एरिया इज वेरी स्मॉल। यानी हिस्टेरेसिस लूप एरिया किसका स्मॉल होता है, आयरन का। मैंने आपको ये अभी एक हिस्टेरेसिस लूप पीछे ड्रॉ करके दिखाया ना इस तरह से। अब ये भी एक हिस्टेरेसिस लूप है और इसके मुकाबले में एक हिस्टेरेसिस लूप जो है वो इस तरह से थोड़ा सा वाइड है। अब ये दोनों हिस्टेरेसिस लूप है आपके पास, लेकिन ये वाइड हिस्टेरेसिस लूप है, ये थोड़ा सा नैरो हिस्टेरेसिस लूप है। अब ये जो वाइड हिस्टेरेसिस लूप है ये स्टील का होता है ज़्यादातर, और जो पतला नैरो हिस्टेरेसिस लूप है ये आयरन का होता है। तो जितना पतला नैरो आपका, यानी जिसकी विड्थ कम होगी हिस्टेरेसिस लूप की, जितना नैरो लूप होगा वो आयरन के लिए होता है, वो आपका आयरन मटेरियल के साथ आपका लूप बनेगा, उतना ही कम लॉस होगा। अगर आप स्टील का मटेरियल यूज़ करें तो स्टील के मटेरियल में आप देख रहे हैं कि हिस्टेरेसिस लूप की जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका एरिया भी ज़्यादा बनेगा। तो जितना चौड़ा हिस्टेरेसिस लूप बनेगा उतना ही उसका लॉस भी ज़्यादा होगा, हिस्टेरेसिस लॉस भी ज़्यादा होगा। सो आप स्टील का मटेरियल यूज़ करने की बजाय अगर आप आयरन का मटेरियल यूज़ करेंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो कम से कम होगा। ये वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हिस्टेरेसिस लूप एरिया अगर स्मॉल होगा, इसका मतलब है कि आप आयरन मटेरियल यूज़ कर लें, ठीक है। आयरन का हिस्टेरेसिस लूप एरिया स्मॉल होता है तो हिस्टेरेसिस लॉस भी स्मॉल होगा। द इंसुलेशन बिटवीन द लैमिनेशन शीट शुड बी परफेक्ट। वो जो मैंने कहा कि शीट्स के दरमियान में लैमिनेशन होनी चाहिए ताकि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में एडी करंट्स कम से कम फ्लो करें। तो वो इंसुलेशन अगर आप परफेक्ट करेंगे, शुड बी परफेक्ट सो दैट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द एडी करंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल शुड बी केप्ट टू बी मिनिमम। रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। एज द पावर ट्रांसफर फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लक्स लिंकेजेस, सो द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल शुड बी वाउंड इन सच अ वे दैट द फ्लक्स कपल्ड बिटवीन दम इज मैक्सिमम। यानी वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम वो तरीके थे जिनसे ये वो वेज थे, वेज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, जिनसे आप एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते थे। यानी बाय डिक्रीजिंग द हिस्टेरेसिस लॉस, बाय डिक्रीजिंग द एडी करंट्स, बाय डिक्रीजिंग द हीटिंग इफेक्ट्स, लेमिनेशन प्रॉपर करके बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये सारे तरीकों से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को आप इंक्रीज करा दें। तो ये सारे वो तरीके थे जिनसे आप हिस्टेरेसिस, ये सारे लॉसेस जो पावर लॉसेस हैं उनको आप कम से कम कर सकते हैं और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए लॉसेस को कम करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। मैंने आपको सारे हेडिंग्स भी बता दी हैं आपने कि आपने किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद ये जो मैंने आपको शुरू में मार्क करवाई ये उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद आप उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे, ये एक लाइन का है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है, ये सारी उसकी एक्सप्लेनेशन एंड डेरिवेशन है। उसमें आप 2 हेडिंग्स देंगे, सब हेडिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये उनकी डायग्राम्स बनाएंगे साथ। उसके बाद आप ये जो है वो ये सारी उसके एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से इनपुट आइडियल केस के लिए, ठीक है, इनपुट आउटपुट पावर, ये सारी एक्सप्लेनेशन है। आप चाहें तो इसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ये वाला पैराग्राफ अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर तक आप लाजमी लिखें इस इक्वेशन के नीचे 15.33 के नीचे कि व्हेन द करंट पासिस थ्रू द रेजिस्टेंस द पावर लॉस ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट इज दिस, ठीक है। तो वरना कंप्लीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपको सारा बताया उन्होंने कि जब शुरू में ट्रांसमिशन लाइन से किस तरह से पहले स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन से जो है वो वोल्टेज ज़्यादा होती है, करंट कम होती है। फिर बाद में आपके घरों में आके जो है वो किस तरह से घरों में आने से पहले उसको स्टेप अप करते हैं और फिर आपको स्टेप डाउन आप घरों में करके, ये सारे वो बातें हैं, ठीक है। तो ये पैराग्राफ अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसको स्किप करने से कोई मसला नहीं होगा। यहाँ तक भी आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन के नीचे। उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ओनली इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर इज नियरली इक्वल टू द इनपुट। यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करें। इसमें अब 2 हेडिंग्स मैंने आपको मजीद बताई हैं, ये तो 2 लॉसेज हैं, एडी करंट्स एंड मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो ये एडी करंट्स की आपको डेफिनेशन बताई जो कि यहाँ तक थी, और उसके बाद ये हिस्टेरेसिस लॉस की डेफिनेशन बताई, यहाँ तक थी। उसके बाद ये आप एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ये आप हेडिंग देके ये इसका काम करेंगे यहाँ तक। और उसके बाद वेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये सारे वेज हैं जिनसे आप एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 5 मार्क का, आपने इसी तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। अब ये एग्जांपल, इसी से रिलेटेड एग्जांपल है 15.8 द टर्न्स रेशो। टर्न्स रेशो कहते हैं रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, यानी NS/NP ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज 50। ये उसकी वैल्यू दी हुई है। करंट जो है वो इज पास थ्रू इट्स प्राइमरी, यानी प्राइमरी की करंट है 20 एम्पेयर एंड जो उसकी वोल्टेज है प्राइमरी की VP वो 220 वोल्ट है। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इन द एंड द करंट इन द सेकेंडरी, यानी VS और IS आपने निकाल ली है। फार्मूला आप यहाँ पे यूज़ करेंगे कि NS/NP इज इक्वल टू VS/VP। ये यहाँ पे इन्होंने ज़रा गलत इसको अटैम्प्ट किया हुआ है, ये फार्मूला इधर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है।
तो जब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी, तो एन एस ओवर एन पी की वैल्यू आपके पास है ना 50, तो इसकी जगह 50 आ जाएगा, और वी एस आपने कैलकुलेट करनी है, डिवाइडेड बाई वी पी कितनी है आपके पास 220, इस तरह से। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वी एस जो है ये 50 मल्टीप्लाई बाई 220 एंड दैट इज़ 1100 वोल्ट्स, ये आ जाएगी आपकी सेकेंडरी की वोल्टेज। ठीक है, ये इस फार्मूले को यूज़ करने से नहीं आई, ये इन्होंने ज़रा गलत अटैम्प्ट किया हुआ यहाँ पे, ये वाला फार्मूला यूज़ करने से आई है, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। उसके बाद जब आपने करंट निकालनी है तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस, यानी इन्वर्स रिलेशन है वोल्टेज और करंट का। यहाँ से अब आप उसकी सेकेंडरी की करंट निकाल सकते हैं, वी पी ओवर वी एस, वी एस अभी आपने ऊपर निकाली 1100 वोल्ट, और वी पी आपके पास ऑलरेडी थी 220, या आप पुट करेंगे। आई पी जो है वो भी आपको गिवन थी 20, इसको आप अटैम्प्ट करके 0.4 एम्पेयर जो है वो आई एस आ गया। अब आपने देखा कि सेकंड दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी की वोल्टेज जो है वो प्राइमरी की वोल्टेज से ज़्यादा आ रही है, सो दैट्स वाई दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो आप यूज़ करें। और जब सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है तो सेकेंडरी की करंट देखें वो 0.4 एम्पेयर है, जबकि प्राइमरी की करंट जो है वो 20 एम्पेयर थी। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है तो उसकी करंट कम है, जबकि प्राइमरी की करंट 20 एम्पेयर है और उस वक्त उसकी जो वोल्टेज थी वो कम थी एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी, दैट इज 220 वोल्ट। तो ये ज़रा आप करेक्ट कर लें अपनी बुक्स में, ये जो फार्मूला है वो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है इसके लिए, आपकी वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए। वोल्टेज को कैलकुलेट के लिए टर्न्स रेशो का फार्मूला जो है एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर बी पी, ये यूज़ करेंगे। उसके बाद आप ये करंट के साथ इसका रिलेशन यूज़ करके आप करंट भी आई एस सेकेंडरी की करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, आई होप आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में ना आ रही हो, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. You can subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.